एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर घंटे हो तो वह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार कर जाएगी। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक टेलीफोन खंभे को पार करने में समय कितना लगेगा ये पूछा गया है ना। तो एक टेलीफोन खंभे को कितने समय में पार करेगी, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जितने समय में रेलगाड़ी 120 मीटर चलेगी, 120 मीटर जितने समय में वो चलेगी उतने ही समय में किसी टेलीफोन खंभे को पार कर जाएगी। अब यहाँ पर बात क्या आता है कि गाड़ी की चाल क्या है। गाड़ी की चाल क्या है, 60 किलोमीटर घंटे, अर्थात यह गाड़ी जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो इस प्रकार अब इसको हम सबसे पहले समझें और बनाएं। तो सबसे पहले समझने की बात क्या है कि यदि रेलगाड़ी हमारी जो है 60 किलोमीटर घंटे, अब चूंकि सारे प्रश्न सेकेंडों में दिया गया है और सेकेंड में ही पार करेगी, कुछ सेकेंड में ही ये पार कर जाएगी। तो 60 किलोमीटर घंटे मतलब 1 मिनट में कितनी चलती है ये गाड़ी जो है 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो इसको ये जो बड़ा आंकड़ा है उसको हम छोटे आंकड़े कर दें तो 1 मिनट बराबर हमारा क्या होता है 60 सेकेंड। देखिए 60 सेकेंड में वह गाड़ी जो है कितना चलती है, 60 सेकेंड में गाड़ी चलती है 1 किलोमीटर बराबर। देखिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 सेकेंड, 1 मिनट का 60 सेकेंड और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर चलती है। कितना चलती है, 60 सेकेंड में 1000 मीटर चलती है, जबकि गाड़ी को कितना चलना है 120 मीटर ही चलना है। तो इसको हम हल कर देंगे तो गाड़ी जो है 1 मीटर चलने में कितना सेकेंड लगाएगी ये निकल जाएगा। तो 1 मीटर चलने, इसको हल करने से 1 मीटर चलने में, 1 मीटर नीचे है तो 1 मीटर चलने में कितना सेकेंड लगाएगी, क्योंकि सेकेंड की संख्या कम है और मीटर की संख्या अधिक है। तो इसको हल करने की बजाय हमको ये पता हो गया कि इसको हल करने से गाड़ी जो है 1 मीटर चलने में जितना समय लगाएगी वो हल हो जाता है। लेकिन इसको चलना कितना है 120, कितना चलना है 120 मीटर चलने में उसके द्वारा ली गई समय हमको इसको हल करने से पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम इतना सबको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो ए जीरो कटा नीचे का और ए जीरो कटा ऊपर का। गुणा का मान यहाँ पर ऊपर के लिए माना जाता है। ध्यान दीजिए किसी भिन्न के आगे गुणित का चिन्ह हो तो यहाँ जो संख्या होगा वह ऊपर माना जाता है, मतलब इसके नीचे बटे 1 है समझा जाता है। तो ये दोनों जीरो कटा, बाकी 2 से कट जाएगा। तो 2 से हम इसे कटाते हैं तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब नहीं कट रहा है तो हम एक बार इसे गुणा कर दें, 12 तिया 36 और बटे 5। अब इसको दशमलव में उत्तर लाना है। देखिए यहाँ दशमलव पे उत्तर है, पूर्ण संख्या पे उत्तर है, तो बटे में नहीं है तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब फिर से इसे कटाएंगे या भाग देंगे तो ये सही उत्तर हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि 5 का सीधा पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। अब दशमलव में लाने के लिए नीचे का पहाड़ा हम सीधा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 7 आ गया, बचा हमारे पास क्या 1। अब दशमलव लगा के हम क्या कर देंगे, शून्य लगा देंगे तो 5 दूने 10, यानी कि वह रेलगाड़ी जो है 7.2 सेकेंड में 120 मीटर चलेगी, 120 मीटर की दूरी चलती है। तो उसी समय में वह जो है एक टेलीफोन खंभे को पार कर जाएगी। तो यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है उसको देखें। अगला प्रश्न है हमारे पास एक फल वाला जो है 10 रुपए के 2 आम के भाव पर आम खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए के 2 आम के भाव पर आम खरीद लेता है और 18 के 3 आम के भाव पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 2-3 बातें हमको समझना है। एक फल वाला 10 रुपए के 2 आम, यानी कि 1 आम बराबर 10 रुपए के 2 आम। तो इस प्रकार एक आम कितने का पड़ा, 5 रुपए का खरीदता है। एक आम 5 रुपए का खरीदता है और 18 रुपए में 3 आम बेचता है, तो 6 रुपए का एक आम बेचता है। एक आम का भाव क्या है, 6 रुपया। एक क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ये ध्यान दीजिए। अब 2 चीज हमारे पास निकल गया कि एक आम 5 रुपये में क्रय करता है, क्रय मूल्य,
खरीदता है और विक्रय मूल्य माने 6 रुपये में बेचता है, तो सीधी सी बात है कि उसे 1 रुपया लाभ होता है। अब यहाँ प्रश्न को हम समझ गए, अब प्रश्न बदल गया हमारे लिए। क्या बदल गया? एक फल वाला एक आम 5 रुपये में खरीदता है और एक आम 6 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत। तो हानि तो हुआ नहीं, अब केवल हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर आप जो है गौर करें। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या की जरूरत होती है? क्रय मूल्य की जरूरत होती है। तो क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपया। और विक्रय मूल्य की जरूरत होती है, विक्रय मूल्य की जरूरत होती है जिसका क्या है? 6 रुपया कीमत है। अब इसी का लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे सरलतम तरीका हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। क्या? अंतर। ठीक है। अब अंतर में जो आएगा, तो अंतर क्या आया हमारे पास? 1। क्या आया? अंतर 1। ये ध्यान रखिए। प्रतिशत ज्ञात करना हो, सबसे पहले आप उस मूल्य का, दोनों का हमें पता होता है, दोनों मूल्य हमें पहले से पता होता है। अब दोनों मूल्य पता हो तो दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो अंतर हमारे पास चाहे क्रय मूल्य ज्यादा हो चाहे विक्रय मूल्य ज्यादा हो, दोनों में से कोई भी ज्यादा हो, केवल एक दूसरे को घटा देना है तो अंतर हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ पर लाभ हम लिख लेते हैं। अब यदि हमारे पास क्रय मूल्य अधिक होता और विक्रय मूल्य कम होता तो भी अंतर ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर हम हानि लिख लेते हैं। हानि हुआ है कि लाभ हुआ है उसको लिख लें। अब जो ये 3 अंक हैं, इसमें से हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी इसको हम आपको बताते हैं। तो लाभ हो तो लाभ को आप पहले लिख लीजिए। तो लाभ क्या हुआ है हमारे पास? 1 रुपया हुआ है, तो 1 गुणित 100। लाभ हो तो लाभ, हानि हो तो हानि, लेकिन यहाँ पर लाभ या हानि नहीं लिखना है, हमने यहाँ पर लिख लिया है लाभ को। कितना लाभ होगा प्रतिशत में वो निकल जाएगा। तो अंतर जो आया है उसको लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 100 के साथ। अब इसके नीचे हमें क्या करना पड़ता है, इसको ध्यान दीजिए। इसके नीचे हमें रखना पड़ता है उसका क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य मतलब इसको, विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं होती है, विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं होती। अब इसे हम नीचे रख देंगे। नीचे कितने में खरीदा है? 5 में। तो इसी 5 से हम क्या कर देंगे, इसको हल कर देंगे। अब बस इतने को हल करने से हमें प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इसमें हमने क्या क्या किया इसको फिर से एक बार आप समझ सकते हैं, लेकिन हम इसे पहले हल कर देते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूने 10 और 5 शून्यम शून्य, यानी कि जो 20 उत्तर आया वो प्रतिशत है। 20% का इसको क्या होगा? ये लाभ हुआ है ना, ज्यादा में बेचा है मतलब लाभ, तो उत्तर ए आ जाएगा। हमने क्या किया देखिए, यदि आपके पास लाभ और हानि का प्रश्न आता है और प्रतिशत निकालने के लिए पूछा जाता है तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य को लिख लेंगे और उसके आगे विक्रय मूल्य लिख लेंगे, चाहे वो हानि हो या लाभ। अब इसको दोनों को आपस में घटा देंगे तो यहाँ पर एक संख्या मिलेगा। इस संख्या को आप दोनों का अंतर, यानी कि चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, तो विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ लिख लेंगे और क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ जो आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे और केवल क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, चाहे वो कितनों भी रुपए और कितने भी राशि हो। अब इतने को हल करने से जो यहाँ पर उत्तर आएगा वो प्रतिशत लाभ या हानि है। तो यहाँ पर लाभ है 20% लाभ। तो चलिए चलते हैं हम किसी दूसरे प्रश्न पर। तब तक आप जो है वीडियो को शेयर करते रहें, केवल एक बटन में आप शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पहुंच जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न और अगले प्रश्न में हमको हल करना है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, है ना। एक छोटी से छोटी संख्या जब भी कहा जाए तो हमें करना क्या होता है इसको हम बताएंगे। जिसे यदि 9, 12, 16, 20 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में या दशा में 3 शेष बचे। तो यहाँ पर जब छोटी से छोटी संख्या की बात आ जाती है, जब भी ऐसी, तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम निकालना होता है। तो इन सभी संख्याओं का हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा उसे हम पहले समझ लें। देखिए इसका लघुत्तम जो है क्या होगा, इन्हीं सभी संख्याओं से पूरी भाग चली जाती है। ये तो आपको पता होगा, बेसिक बातें हैं कि 9, 12, 16 एवं 20 से भाग जाने वाली संख्या क्या है, तो इन सबका लघुत्तम है। अब लघुत्तम को थोड़ी सरलता से अब निकालना सीखिए। प्रारंभिक तौर पर बारीकी से सिखाया जाता है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 9 और यहाँ रखते हैं 12 और यहाँ रखते हैं 16 और यहाँ रखते हैं 20। अब इसका लघुत्तम निकालने के लिए केवल 2 से ही भाग दे ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसे गौर से देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक संख्या किसी भी संख्या से भाग चला जाता हो, 2 या 2 से अधिक संख्या किसी भी संख्या से भाग चला जाता हो, हम उसे
उससे भाग दे देंगे, उससे क्या कर देंगे, यहां से भाग दे देंगे। तो हम यहां सीधा देखते हैं तो 4 से भाग जाने वाली संख्या ज्यादा है, तो 4 से हम सीधे भाग दे देंगे, तो 9 का 9। अब एक 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। देखिए एक और से हम देखें तो 4 से कई संख्या भाग इसमें से चला गया। कई संख्या भाग जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 9, 3, 4 और 5 आ गया। इसके बाद हम इसको और किस संख्या से भाग दें कि ये 2 या 2 से अधिक संख्या एक साथ भाग चला जाए। तो यहां हम किससे भाग दें, 3 से 2 या 2 से अधिक संख्या भाग चला जाता है। तो हम यहां पर रख देंगे 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 4 का 4 और 5 का 5। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी 2 संख्याएं एक साथ भाग नहीं जाती है, तो अब हम इसको और आगे पढ़ा नहीं पढ़ेंगे या भाग नहीं देंगे, और इतने का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब इतने का हम गुणा करेंगे तो जो आएगा वो इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो इतने का गुणा करने के लिए सबसे पहले आप जिसका आप गुणा कर सकते हैं उसी को आसानी से गुणा कर लें। जैसे यहाँ पर 5 चौके 20, ये दोनों का गुणा हो चुका, तो ये हो जाएगा 20। एक को गुणा करने की जरूरत नहीं है, जितना भी एक रहेगा आप उसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ जितने को गुणा कर सकते हैं उतना को भी गुणा कर दे। 3 तिया 9 और 9 चौक 36। यहाँ पर देखिए 9 चौक 36। अब यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे। देखिए सबका यहाँ पर हमने गुणा कर दिया एक एक करके। 4 का हमने 5 के साथ, एक को हमने छोड़ दिया। 3 तिया 9 और 9 चौक 36, यानी 20 गुणित 36। अब 36 का 20 के साथ गुणा करना भी आसान है। 36 दूने 72। देखिए 36 दूने 72 और यहाँ पर इस शून्य का हमने शून्य लिख दिया, यानी कि 720। ध्यान दीजिए 720 हमारे पास ऐसे संख्या निकल के आता है जो 9 से 12 से 16 से और 20 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। अब प्रश्न पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जैसे हमने लघुत्तम निकाला तो हमारे पास जो संख्या निकला है वो 720 है। ये 720 जो है क्या हो जाता है, 9, 12, 16 और 20 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, लेकिन 3 शेष बचाना है हमको। प्रत्येक बार हमें 3 शेष बचेगा। 9 से भाग दे तो भी 3 शेष बचे, 12 से भाग दें तो भी 3 शेष बचे, 16 से भाग दें तो भी, और 20 से। तो इसी में उसी 3 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 723। तो 723 वही सबसे छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है ना, जो क्या हो जाएगा, इन संख्याओं से भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचेगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम आप चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। अब हम पहुंचते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारे पास सरलीकरण का। इस सरलीकरण के प्रश्न को हम कैसे हल करें इसको भी ध्यान दीजिए, और इसका उत्तर क्या है इसको भी देखें। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड मास के नियम में ये पता है कि हम सबसे पहले कोष्टक में दिए गए संख्याओं को हल करते हैं। सबसे पहले किसको हल करते हैं, कोष्टक में जो भी हो उसको हम हल कर देते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कोष्टक का संख्या हल करेंगे। तो यहाँ पर कोष्टक में है ऋण 1 गुणा 9.2 फिर कोष्टक बंद, फिर ऋण 1, फिर उसके अंदर गुणा है 9 गुणा 9। अब इसके बराबर क्या होगा इसको हमको पूछा जा रहा है। तो अब इसको गुणा करेंगे। देखिए 1 से किसी भी संख्या का गुणा होने पर इसका मान वही होता है। 1 से यदि हम किसी संख्या को गुणा करें, देखिए इनका गुणा 1 के साथ होगा तो संख्या वही हो जाता है, लेकिन इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है। क्या है, ऋण है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण और धन का गुणा ऋण, तो ऋण 9.2 हो जाएगा। और इसके आगे जो चिन्ह है वो वही का वही लग जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 1 है, वो 1 हो जाएगा। यदि कोष्टक के और किसी संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना हो, ये ध्यान दीजिए, कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब इनको हम गुणा कर देंगे तो 9 9 81। तो इतना हमारे पास क्या हो गया, हल हो गया। इतना को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि किसी सरलीकरण के प्रश्न में स्टेप बाय स्टेप हम सही कर देंगे तो किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं है। हमने जो गुणा किया, पहले इसको हमने किया, इन दोनों का गुणा, तो ऋणात्मक संख्या हो गया, 1 के साथ गुणा है, ऋण 1 के साथ। इसके बाद ऋण 1 का ऋण 1 हमने रख दिया, कोष्टक हमने हटा दिया, हल हो गया। तो अब इस बीच में कोई चिन्ह नहीं होने का कारण गुणित का चिन्ह लगा दिया, 9 9 81 करके इसका कोष्टक हटा दिया। अब इतने में हम सबसे पहले गुणा को आप करेंगे बोर्ड मास नियम के अनुसार। अब इसको गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, ऋण 9
2 यहाँ पर आ ही जाएगा। अब ये ऋण और ये धन है, फिर 81 एकम 81, लेकिन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है तो ऋण ही होगा, ऋण क्या हो जाएगा 81। अब इतना को हमने हल कर लिया, 9.2 ऋण 81। अब दोनों ऋणात्मक संख्या है, ये अब गौर करने वाली बात है कि ये भी ऋणात्मक संख्या और ये भी ऋणात्मक संख्या। जब दो ऋणात्मक संख्याएं होती है, जैसे आप कोशिश करेंगे कि 9.2 में 81 घटाने का ऋण होने के कारण, तो ऐसा नहीं है। दोनों यदि ऋणात्मक संख्या हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब दोनों को हम यहाँ रफ पर जोड़ते हैं, देखिए 81 और धन 9.2, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर 0.0 लगा देते हैं 81 पर। अब इसको हम पहले जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ने पर क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, अब ये हो जाएगा 90.2। यहाँ पर हमारे पास क्या आया 90.2 तो आया, लेकिन दोनों ऋणात्मक होने के कारण, ये ध्यान दीजिए, दोनों संख्या हमारा क्या है ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। दोनों ऋणात्मक होने के कारण इसका जो उत्तर हमारे पास आएगा वो ऋण 90.2 उत्तर आएगा, और ये उत्तर आपके पास यहाँ पर डी है। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।